गुड मॉर्निंग। जीएस मंथन प्रोग्राम में आपका स्वागत है और ये हमारी सेशन का चौथा लेक्चर है एक्चुअल में देखा जाए तो इसके पहले मैंने डिस्कस किया था इसमें शेड्यूल्ड एरिया के बारे में, पांचवीं अनुसूची और छठवीं अनुसूची के बारे में कुछ बेसिक बताया था मैंने कि भारत के संविधान में किस तरह के प्रावधान है हमारे पास में। और उसके बाद फिर जो है इसमें जो पहले लेक्चर है इसका पहला हिस्सा, उसमें मैंने पांचवीं अनुसूची के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो कम से कम एक बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हो चुका है कि पांचवीं अनुसूची क्या होती है और छठवीं अनुसूची क्या होती है। तो अब ये जो है उसी कड़ी में उसका जो आधा हिस्सा और विशेष रूप से जो है छठवीं अनुसूची का संबंध में। अब छठी अनुसूची जो है बहुत इंपॉर्टेंट इस वजह से क्योंकि अभी जब बताया मैंने कि लद्दाख में वहां पर जो आंदोलन हुआ एक प्रकार से, और उसके बाद फिर जो और भी बहुत सारी घटनाएं हुई, तो वहां से निकल करके आया कि उनकी मांगे है, जो मूवमेंट हुआ उसमें जो आंदोलन करता है उनका मांगे है कि उनको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और साथ में वहां पर एक अपनी व्यवस्था होनी चाहिए, विधानसभा भी होनी चाहिए और उनको छठी अनुसूची में सम्मिलित किया जाए। तो इसी बात को ध्यान में रख के जो है हमारे चूंकि सिलेबस में भी है, सीजीपीएससी सिलेबस में भी है और प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे मुख्य परीक्षा हो सकता है यहाँ से प्रश्न बने। तो इसमें हम दोनों दृष्टिकोण से रखेंगे। अब इसमें जैसे कि प्रारंभिक परीक्षा से भी हो तो उससे ही प्रश्न बनाया जा सकता है, इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा में कि ये जो है निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की संवैधानिक अधिकार किसको प्राप्त है। यहां भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श कर किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। उसके बाद दूसरा, छठी अनुसूची में जनजाति क्षेत्र को पहचान और संविधान के द्वारा कर दिया गया है। दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, देखने में बहुत इजी है। अब अगर इस लेक्चर को समझेंगे तो फिर इसको बनाया जा सकता है इस तरह का। ऐसे ही जो है मुख्य परीक्षा के लिए, मुख्य परीक्षा के अगर मान लो चलो हमारे पास में संविधान भाग पेपर 3 में संविधान वाले हिस्से में है, मगर इसके अलावा जो है सीजीपीएससी में बहुत सारे और भी पेपर, जैसे कि छठवें पेपर में भी आदिवासियों के विकास से संबंधित भाग 3 से संबंधित है, वहां भी इस समय है। यहाँ तक जो है पांचवें पेपर में जो अर्थव्यवस्था वाले है वहां पर जो है आदिवासियों के विकास से संबंधित वहां पर भी है। अब सातवें पेपर में जो है भाग 1 जो है वहां पर भी जो है आदिवासियों के विकास से संबंधित कानून उन सब की बात करते हैं, संविधान में आदिवासियों के विकास से संबंधित प्रावधान की बात कर लेते हैं। वैसे ही अगर मान लो ऐसे है तो ऐसे में स्वाभाविक है आदिवासियों के विकास से संबंधित, उनकी संस्कृति पहचान से संबंधित निबंध तो स्वाभाविक रूप से पूछते हैं। ये सिर्फ कई जगहों पर काम आने वाले हैं। अब मुख्य परीक्षा क्षेत्र में जैसे क्वेश्चन बहुत सही पूछा भी है ऑलरेडी, जीपीएससी में पूछा हुआ है, अनुसूचित क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। वैसे जनजाति क्षेत्र से क्या समझते हैं आप, यही पूछ सकते हैं। छठी अनुसूची का प्रशासन किस प्रकार से किया जाता है। अब चूंकि छत्तीसगढ़ में जो है 85 जो है आदिवासी विकासखंड क्षेत्र है हमारे पास में, 85 81,000 से अधिक हमारा जो वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है वो क्या है, शेड्यूल्ड एरिया है। हालांकि उनका संबंध जो है पांचवी अनुसूची से, वो छठवीं अनुसूची से नहीं है। तो स्वाभाविक है अब छत्तीसगढ़ में जब पूरी छत्तीसगढ़ के भौगोलिक क्षेत्र का या फिर पूरा पॉलिटिकल क्षेत्र है हमारा जितना, उसका 60% हिस्सा वो शेड्यूल्ड एरिया है। मतलब वहां पर हम सामान्य प्रशासन जैसे किया जाता है वहां पर शेड्यूल्ड एरिया में हम सामान्य प्रशासन नहीं लागू कर सकते। जो पंचायती राज की जो व्यवस्था है जैसे कि सामान्य क्षेत्र में लागू होता है, तो केवल 40% क्षेत्र में ही जो प्रशासन जो पंचायती राज की व्यवस्था पूर्ण रूप में उसी रूप में लागू है। कितने एरिया में, छत्तीसगढ़ का केवल 40% एरिया में, जबकि 60% पूरे एरिया में जो है पंचायत के जो प्रावधान सीधे तौर पे लागू नहीं होते हो बहु। छत्तीसगढ़ पंचायती राज जो अधिनियम 1993 का जो है प्रावधान जो है सीधे तौर पे जो है नहीं लागू होते उस पर्टिकुलर शेड्यूल्ड एरिया में, मतलब 60% एरिया में। वहां पर जो उनको बदला हुआ रूप में लागू करना पड़ता है, जैसे कि पेशा है इस तरह का। तो ये पर्टिकुलर जब छत्तीसगढ़ पूछ रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में तो इस प्रकार से प्रश्न पूछने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। तो छठी अनुसूची के प्रशासन किस प्रकार से, तो छत्तीसगढ़ में पांचवी अनुसूची के क्षेत्र में प्रशासन किस प्रकार से किया जा सकता है, ऐसा भी तो प्रश्न आ सकता है हमारे पास में। जनजातीय सलाहकार परिषद एक बहुत महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है, बहुत महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है। ट्राइबल एडवाइजर जो काउंसिल है, एडवाइजरी जो काउंसिल है, ये संवैधानिक संस्था है। संविधान में इनका उल्लेख है कि राष्ट्रपति के निर्देश पर जो है इनकी गठन किया जाएगा।
अब उनकी संरचना पूछ रखा है क्या हो सकती है। अगर मान लो इस लेक्चर में पहले इसमें जो बताया हूं मैंने, अगर वहां ध्यान में अगर होंगे तो रचना बताया था मैंने, इसमें कुल मिलाकर 20 सदस्य होते हैं और 20 में से जो है 3/4 जो हिस्सा होता है वो उस पर्टिकुलर राज्य की विधानसभा के जनजातीय प्रतिनिधि होते हैं। इनके दायित्व इस सलाहकार जनजातीय सलाहकार परिषद की दायित्व की बात कर रहे हैं, पूछ रहा है, ये प्रश्न पूछ रहा है, ऐसा प्रश्न पूछा भी गया है। सभाई की इस परिषद की भूमिका क्या होती है, उनका जो है बेसिक दायित्व क्या है कि वहां जो है उस शेड्यूल्ड एरिया में जो जनजाति लोग रहते हैं, जो आदिवासी लोग रहते हैं, उनके कल्याण के बारे में वो सलाह दे। राज्यपाल ने गठित किया है उनको, वो उनको सलाह देगा। उसके बाद फिर जो है उस जनजाति क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, उस शेड्यूल्ड एरिया में जो लोग रहते हैं, जो आदिवासी लोग हैं, उनके विकास के लिए, विकास को बढ़ावा देने के लिए सलाह दे। तो उनके वेलफेयर के लिए और उनके डेवलपमेंट के लिए दो चीजें उनकी भूमिका है। इनकी भूमिका ट्राइबल एडवाइजरी जो काउंसिल है, जनजातीय सलाहकार परिषद की, ये इस तरह का। वैसे जो है जनजातियों के कल्याण और विकास में 5वीं और 6ठी अनुसूची की भूमिका का परीक्षण करें। 100 वर्ड में हो सकता है, 8 नंबर के प्रश्न इस तरह का। ये एक्चुअली में मेंस में इस तरह के प्रश्न बनने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है और ये लॉजिकली जो है काफी सारे क्वेश्चन इसमें से, जैसे जितने सारे मैं सेगमेंट लेते जा रहा हूं, ये पूरे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसीलिए मेंस के व्यू से किसी पर्टिकुलर जो है चीजों को देखने का नजरिया कैसा है हमारा। पीएससी की तैयारी जो है यूं ही तो बहुत आसान है ही नहीं है, ये राज्य की सबसे बड़ी पेपर है ना, स्टेट सर्विस एग्जाम जो कहते हैं। तो स्वाभाविक इसके लिए क्या है, बहुत विशेष स्पेसिफिक तैयारी की आवश्यकता है। अगर एसडीएम डिप्टी कलेक्टर या फिर डीवाईएसपी अगर बनना चाहते हैं तो स्वाभाविक इसके लिए कोई शॉर्टकट तरीका तो है ही नहीं है। जिस प्रशासन में हम जाने की बात कर रहे हैं उस प्रशासन को बहुत अच्छे से हमें समझने की आवश्यकता है। हमें लोगों के प्रति जो है संवेदनशील होने की आवश्यकता है, क्योंकि हम उनकी सेवा के लिए जा रहे हैं, हम उनकी सेवा के लिए जा रहे हैं। इसलिए बोलते हैं ना स्टेट सर्विस एग्जाम, राज्य सेवा की परीक्षा, कि राज्य में जाकर के वहां पर उन राज्य के प्रशासन में जाकर हमें किसकी सेवा करना है, लोगों की तो सेवा करना है, उनकी समस्याओं का समाधान करना है, उनको वेलफेयर करना है, उनके विकास के लिए जो है काम करना है। तो स्वाभाविक है ये सब अगर सब कुछ समझ में आ रहा है तो स्वाभाविक है बेहतर प्रकार से किया जा सकता है। एग्जाम निकालना तो आसान है ही, सिलेक्शन होने के बाद बेहतर और वहां पर संचालन काम भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो स्वाभाविक है हमें समझना किस बात को है, समझना किस बात को है हमें, कि जो 5वीं अनुसूची तो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, अब यहां पर किसकी बारी है, 6ठी अनुसूची का है। अब 6ठी अनुसूची में किस प्रकार से होता है और क्या होता है, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे इसमें, बहुत आराम से, जिससे जो है अगर प्रारंभिक परीक्षा में अगर प्रश्न आते हैं तो भी, और अगर मुख्य परीक्षा में प्रश्न भी आते हैं तो भी उनको हम सही सही तरीके से हल कर पाए, सही तरीके से हल कर पाए। अब 6ठी अनुसूची हम जो है 6 शेड्यूल की बात कर रहे हैं। इस क्वेश्चन ना लिखा जाए, छठी अनुसूची की बात कर रहे हैं। अब 6ठी अनुसूची का संबंध जो है, जैसे मैंने बताया था 5वीं अनुसूची का, 5वीं अनुसूची संबंध अनुच्छेद 244 1 से था। तो यहां पर 6ठी अनुसूची का संबंध जो है सीधे तौर पे जो है अनुच्छेद 244 2, इनका संबंध जो है सीधे तौर पे किससे है, 6ठी अनुसूची से है। 244 2 और एक और अनुच्छेद है, अनुच्छेद 275, जहां पर ये 6ठी अनुसूची की जो है ट्राइब्स की बात कही गई है। तो अनुसूचित जो 244 1 जो है या 244 2 जो है, वो एक्चुअल में जो है अनुसूचित और जनजातियों, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। पहली बात कह रहा हूं 244 2 में क्या है, ये एक्चुअल में क्या बात करता है, ये शेड्यूल एरिया और जो ट्राइबल एरिया है, शेड्यूल एरिया बात कर चुके हैं ऑलरेडी, पहले हम राष्ट्रपति ने जो नोटिफाई किया। अब और दूसरा एरिया क्या, ट्राइबल एरिया, उनके प्रशासन
उनके प्रशासन प्लस उनके नियंत्रण से संबंधित है। दो बातों का जिक्र करता है ये। और वैसे जो है अनुच्छेद 275 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में कई बार पूछा हुआ है। दोनों आर्टिकल की बात कर रहा हूं मैं। तो अनुच्छेद 275 ये कहता है भारत के संविधान का कि वो संघ के अनुदान के बारे में है। ये एग्जैक्टली क्या बात कर रहा है ये? संघ के अनुदान। अनुदान का मतलब क्या होता है? ग्रांट। सेंटर जो है ग्रांट देगा, अनुदान देगा। किसको? किसी पर्टिकुलर राज्य को। किस लिए? उस पर्टिकुलर क्षेत्र में शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया है, इसलिए उनके विकास के लिए, उनके कल्याण के लिए उनको सेंट्रल से इससे स्पेशल ग्रांट मिलेगा। संविधान में प्रावधान है कि केंद्र जो है उनको अनुदान देगा, धन देगा, पैसा देगा। किस लिए? उस पर्टिकुलर क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, उस शेड्यूल्ड एरिया और जो ट्राइबल एरिया में जो लोग रहते हैं, जो आदिवासी है बेसिकली है, उनके विकास के लिए, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए केंद्र से, सेंट्रल से उनको स्पेशल असिस्टेंट मिलेगा। अनुच्छेद 275 ये एक प्रकार से संविधान के द्वारा स्पष्ट किया गया है। संविधान के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि सेंट्रल से उनको अनुदान मिलेगा। किसमें? उस पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर स्टेट को, उस पर्टिकुलर स्टेट को, उस पर्टिकुलर स्टेट को, जिस स्टेट में क्या है? शेड्यूल एरिया प्लस ट्राइबल एरिया है, उनकी बात कर रहे हैं। ये हो गया अनुच्छेद 244 और 245। अब इसके डिटेल में जाते हैं तो जिसकी बात करते हैं छठवीं अनुसूची में, क्योंकि एक्चुअल में उस छठी अनुसूची के अंतर्गत, ये फिर जो छठी अनुसूची के अंदर जो सम्मिलित जो राज्य है, छठी अनुसूची के अंतर्गत जो सम्मिलित राज्य है, ठीक है, अब इसमें जो है, उसमें जो है जो राज्य है, इसकी पहचान तो स्वाभाविक है वो छठवीं अनुसूची में किया जाएगा। छठवीं अनुसूची में जो जो क्षेत्र है हमारे पास में, उसमें 4 राज्य है, 4 राज्य। छठी अनुसूची में सम्मिलित जो क्षेत्र है हमारे पास में, कुल कितने? 4 राज्य में उनका विस्तार है। अब 4 राज्यों में विस्तार अगर देखें इसमें तो कौन कौन सा हो गया? बहुत आसान चीजें हैं, बहुत आसान है। नंबर 1 असम है, नंबर 2 मेघालय है, नंबर 3 मिजोरम है, और नंबर 4 त्रिपुरा है। ये 4 राज्य है। मतलब छठी अनुसूची का संबंध जो है केवल कितने राज्यों से है? 4 राज्य। असम है, मेघालय है, मिजोरम है और त्रिपुरा है। 5वीं अनुसूची का संबंध जो है मैंने 10 राज्य से बताया था, बहुत आसान भी था उनको याद करना। और यहां पर संबंध कितने हैं? यहां पर किसके है? 4 राज्य से है। अब 4 राज्य के जो है इसमें 9 जनजातीय जिले हैं, जनजाति पहाड़ी जिले हैं। ये 4 राज्य तो है, मगर एक्चुअल में इन 4 राज्यों के, इन 4 राज्यों के यहां पर जो है 9 जनजाति जिले हैं, ट्राइबल हिल डिस्ट्रिक्ट है। उनको ट्राइबल हिल डिस्ट्रिक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे असम में जो है यहां पर 2 जिले हैं, असम में जो है यहां पर 2 जिले हैं। 2 जिले जो है उसमें एक उत्तरी कछार जिला कहते हैं, उत्तरी कछार हिल, ट्राइबल हिल डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं। उत्तरी कछार इन शॉर्ट अगर कहें फिलहाल, उत्तरी कछार ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है। वैसे जो है कार्बी आंगलोंग, कार्बी आंगलोंग ट्राइबल हिल डिस्ट्रिक्ट है ये। वैसे इस तरफ अगर मेघालय में जाएंगे तो मेघालय में जो है 3 हिल डिस्ट्रिक्ट है, यहां पर 3 हिल ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है। गारो है, खासी है और जयंतिया। जनजातियों के नाम भी है ये, उनकी भाषा भी है ये, पहाड़ी के नाम भी है, गारा, गारो, खासी और जयंतिया, इस तरह के ये। तो ऐसे अगर समझे तो काफी सारी चीजें इंफॉर्मेटिव भी है ये। अब इसके बाद वैसे पहुंच गए मिजो में, मिजोरम में। तो मिजोरम में जो है पर 3 जो है ट्राइबल हिल डिस्ट्रिक्ट है, 3 ट्राइबल हिल डिस्ट्रिक्ट। और इसमें 3 ट्राइबल हिल डिस्ट्रिक्ट का मतलब माफ कीजिएगा, एक मारा है, लई है और चकमा। और त्रिपुरा में जो है
त्रिपुरा हिल डिस्ट्रिक्ट। एक तो कुल मिलाकर क्या है हमारे पास में, ये 9 जो है ट्राइबल हिल डिस्ट्रिक्ट है ये। तो स्वाभाविक है छठी अनुसूची का प्रशासन जो है हमें इन्हीं क्षेत्रों में किया जाना है। यही क्षेत्र हमारे पास में है, इसी क्षेत्र में जो है छठी अनुसूची के प्रशासन किया जाता है। तो स्वाभाविक है इसके बारे में बहुत स्पेशल प्रावधान है इसमें है। और इसीलिए जो है लद्दाख इस बात की मांग कर रहे हैं कि वहां जो लद्दाख में, जो लद्दाख रीजन में जो ट्राइबल सोसाइटी है, उनकी पहचान है, उनकी अपनी परंपरा, जीवन शैली, रीति रिवाज, उनकी मान्यताएं, उनके मूल्य है, वो बनी रहे। वो इसीलिए वो प्रोटेक्शन की बात कर रहा है, इसलिए प्रोटेक्शन की बात कर सकते हैं। कहीं ना उनको विशेष यहाँ पर छूट मिला हुआ है, काफी सारी उसमें सुविधाएं मिली हुई है। कई सारे ऐसे कानून हैं जो संसद के सीधे लागू नहीं होते हैं, वहां स्थानीयता को महत्व दिया जाता है। तो ये वो क्षेत्र है जहां पर छठी अनुसूची का जो एरिया है, जहां पर शासन बिल्कुल अलग प्रकार की व्यवस्था है। अब हमें ये देखना है एक्चुअल में कि छठी अनुसूची में शासन किस प्रकार से किया जाता है। तो स्वाभाविक इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलेगा, भारत के संविधान की जो छठी अनुसूची है उसमें प्रावधान क्या क्या है उनके बारे में। अब देखो छठी अनुसूची में जाने से पहले, उनके प्रशासन में जाने से पहले क्षेत्र में प्रशासन किस प्रकार हो तो उसकी बात करेंगे। मगर इसके पहले हमें थोड़ी सी कुछ बेसिक चीजें, हालांकि जो है बहुत बुनियादी बात कर रहा होगा, ये बहुत बुनियादी बात का मतलब ये है कि ये तो हम अगर जानते हैं कि जब कभी भी हम जो है शासन प्रशासन व्यवस्था की जब बात करते हैं तो उसमें मुख्य रूप से क्या होती है, जब हम शासन की जब बात करते हैं, शासन की जब बात करते हैं तो उसमें बहुत स्वाभाविक रूप से क्या होता है, एक उसमें कार्यपालिका होगा, एक उसमें विधायिका होगा, और एक होता है उसमें न्यायपालिका। बहुत स्वाभाविक से बात है, ठीक है। तो जैसे कि केंद्र की अपनी विधायिका, केंद्र की अपनी कार्यपालिका है, केंद्र की अपनी विधायिका और न्यायपालिका, राज्यों में भी अपनी है। मगर यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, हम ट्राइबल एरिया की बात कर रहे हैं और वहां पर भी प्रशासन कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है सबसे बहुत बेसिक बात तो यही आएगी कि ये 3 चीजें होनी चाहिए, ये 3 चीजें होनी चाहिए। इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि अनुसूचित जो क्षेत्र है उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, एक्चुअली पर्टिकुलरली जो है छठी अनुसूची के अंतर्गत प्रशासन किस प्रकार से चलाएंगे उसके बारे में बात कर रहा हूं मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूं। छठी अनुसूची में जो बातें हैं, और छठी अनुसूची का मतलब किन की बात कर रहा हूं मैं, केवल वो 9 ट्राइबल हिल डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं मैं जो 4 राज्यों में है। वो चारों के चारों कहां पर है, हमारे नॉर्थ ईस्ट में से है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है, इस तरह से यह। अब इसमें किस प्रकार से शासन करेंगे, तो शासन बेसिक बताया मैंने, जैसे कि बहुत सामान्य जानते हैं जो कार्यपालिका है, विधायिका, अब न्यायपालिका। अब इसके बारे में बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इनके बारे में बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट तो ये हम जानते हैं कि जो, जैसे कि संघ के अगर एग्जाम्पल ले तो कार्यपालिका में किस प्रकार से होता है, संघ की जो कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होता है। तो वैसी जो है राज्य में, राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है राज्यपाल में निहित होता है। अब सहायता के लिए क्या होता है, उनका मंत्रिपरिषद होता है, इस तरह की व्यवस्था है, उसमें मंत्री भी होते हैं, ठीक है। वहां हो गया, वही क्या है, कानून को लागू करते हैं, योजनाओं बनाते हैं, नीतियां बनाते हैं, कार्यपालिका हिस्सा हो गया। दूसरा विधायिका वाला ही हिस्सा है, संसद केंद्र की विधायिका है, राज्य विधानमंडल राज्य की विधायिका है, वो कानून बनाने के काम करता है। तो स्वाभाविक है, अगर ट्राइबल एरिया की जब बात करेंगे, यहां जब ट्राइबल एरिया की जब बात करेंगे तो उस ट्राइबल जो एरिया है उस पर्टिकुलर क्षेत्र में भी तो विधायिका होगी,
उनकी भी जरूरत पड़ेगी, कानून को लागू करने के लिए कार्यपालिका की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, विधायिका की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो इस कानून को तो बनाने वाली संस्था होनी चाहिए एक विधायिका के रूप में। न्यायपालिका, न्याय देने के लिए संस्था भी चाहिए हमें। संघ के न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है, तो राज्य की न्यायालय उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय है। ये हमारी व्यवस्था संविधान ने किया हुआ है, ऐसा ही है। तो ऐसी ही व्यवस्था जो है छठी अनुसूची के अंतर्गत होनी चाहिए, क्योंकि कहीं पर जब भी हम प्रशासन की बात करेंगे, शासन की जब बात करेंगे, तो मौलिक रूप से ये तीन चीजों तो होनी चाहिए। कानून को लागू करने वाली एजेंसी होनी चाहिए, कानून बनाने वाली एजेंसी होनी चाहिए और न्याय देने वाली एजेंसी। तो स्वाभाविक है इस पांचवी अनुसूची, इस छठी अनुसूची के अंतर्गत ये सभी बातें इसमें होनी चाहिए। ये बहुत बुनियादी बातें हैं, हमारी सोच जो है इस तरफ होनी चाहिए। और एग्जीक्यूटिव संविधान में ऐसा ही है। इसके प्रधान, छठी अनुसूची में जो प्रधान है वहां पर पहुंच रहा हूं मैं भी। इसके प्रधान में, इसके मुख्य प्रधान में, उसके मोटी मोटी जो बातें हैं बस उन चीजों को मैं साथ में लेते जा रहा हूं मैं। अब मुख्य प्रधान में इसमें कई सारी चीजें तो है, मगर हम उसमें बहुत स्पेसिफिक चीजों को ले रहे हैं। जैसे सबसे पहले अगर देखें इनमें, सबसे पहले जो है ये जो है ये ऑटोनॉमस रीजन और ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट और ऑटोनॉमस रीजन की बात करता है। स्वशासी जिले और स्वशासी परिषद, ये उसकी बात करता है। सबसे पहले इनको आइडेंटिफाई करता है। ये जो मैं दो चीजों का पहली क्या बात कर रहे हैं, तो पहली प्रोविजन के दे रहे हैं ये। तो पहला क्या है इसके, एक स्वशासी जिले और स्वशासी प्रदेश, इनको ऐसे कहते हैं कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, ऑटोनॉमस रीजन, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट और ऑटोनॉमस रीजन। किस पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे हैं हम, ट्राइबल एरिया में। तो ट्राइबल एरिया में सबसे पहले जो है हम एग्जैक्टली वहां पर एक चीजों की आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि एक स्वशासी जिले होगा, छठवीं सूची में संविधान के अनुसार स्वशासी जिले होगा और एक स्वशासी प्रदेश होगा। राइट, अब ये स्वशासी जिले कौन से होंगे और ये जो स्वशासी प्रदेश कौन सा होगा, इसी के बारे में इसी संविधान में प्रावधान है, इसी अनुसूची में है ये। तो इसमें प्रावधान ये है कि जो राज्य का जो राज्यपाल है, संबंधित राज्य का राज्यपाल, वो राज्य के जो राज्यपाल है, वो राज्यपाल जो है पब्लिक अधिसूचना के द्वारा, राज्यपाल जो है पब्लिक नोटिफिकेशन बोलते हैं इनको, लोक अधिसूचना, लोक अधिसूचना मतलब क्या है, एक नोटिफिकेशन इशू करेगा। नोटिफिकेशन इशू करके जो है वहां जो है किसी पर्टिकुलर एरिया को स्वशासी जिले के रूप में घोषित कर सकता है। मतलब किसकी बात कर रहे हैं कि ये अधिसूचना के द्वारा एक स्वशासी क्षेत्र, स्वशासी जिले घोषित करेगा। ये पहली बात, ये पहली आधी हिस्सा हम यहां तक समझ रहे हैं। तो राज्यपाल ने पब्लिक नोटिफिकेशन के माध्यम से क्या घोषित कर दिया, एक स्वशासी जिले घोषित कर दिया। मगर इस स्वशासी जिले में, इस ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स में, उसमें अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग जनजाति के लोग रहते हैं। ये तो पहले एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया हमने, जो किस प्रकार का है, ये ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है। ये तो क्या होगा, एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट होगा। ये राज्यपाल ने पब्लिक नोटिफिकेशन इशू करके घोषित कर दिया। मगर साथ में यहां भी इस ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट में कई विभिन्न जो है जनजाति समूह रहते हैं। तो भाई को उसका कुछ समूह का हो सकता है उस डिस्ट्रिक्ट में ही, इस पर्टिकुलर कोने में हो, दूसरे का दूसरे कोने में हो। तो उस स्वशासी जिले के अंतर्गत ही जो है राज्यपाल अधिसूचना के द्वारा जो है स्वशासी प्रदेश की घोषणा करेगा।
तो एक प्रकार से जो है, जो स्वशासित जिले के अंतर्गत ही क्या है, स्वशासित प्रदेश है। तो ये एक प्रकार से छोटा रीजन है। ये रीजन कौन सा हुआ, स्वशासित जिले हुआ। दोनों की आइडेंटिफाई किसने किया है, राज्यपाल ने पब्लिक नोटिफिकेशन करके किया हुआ है। तो एक प्रकार से हमारे पास दो प्रमुख क्षेत्र आ गया, एक तो जो है स्वशासित डिस्ट्रिक्ट आ गया, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, और दूसरा क्या है, ऑटोनोमस रीजन, प्रदेश। ये दो क्षेत्र आ गया। अब इसमें कभी इन केस अगर मान लो इस क्षेत्र को अगर बढ़ाना है या घटाना है, इस क्षेत्र में अगर कुछ क्षेत्र को बढ़ाना है, इसमें जो भी घटाव कम करना है, उनकी सीमाएं में परिवर्तन करना है, यहां तक कि नाम में परिवर्तन करना है, जैसे कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 में है। नए राज्य का जब गठन करते हैं, निर्माण करते हैं, उसमें सीमाएं बढ़ाना घटाना, वो पूरी बातें यही सब है। और ये सब अधिकार किसको दे रखे हैं, राज्यपाल को दे रखे हैं। ये ऐसी व्यवस्था है, पूरे अधिकार किसको दे रखे हैं, राज्यपाल। मतलब इनकी सीमाओं में भी नाम में, यहां तक के भी नाम में भी ये, तो ये सब किसके पास में है, राज्यपाल के पास में। ये पहली प्रावधान हुआ इनका। मतलब एग्जैक्टली क्या हुआ कि ये जो है, जो ट्राइबल एरिया है, उस ट्राइबल एरिया में क्या होगा, एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट होगा और एक ऑटोनॉमस रीजन होगा। और ये किसने घोषित किया है, राज्यपाल ने पब्लिक नोटिफिकेशन के माध्यम से। अब इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, अगले मुख्य प्रावधान है उस तरफ। इसमें दूसरा जो मुख्य प्रावधान है, दूसरा मुख्य प्रावधान जो है, ये वो जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट जो बताया मैंने और जो ऑटोनोमस रीजन जो बताया मैंने, उसके काउंसिल की बात करता है, उसकी परिषद की बात करता है। परिषद का मतलब ये हुआ, वो बहुत साफ कहते हैं एक्चुअल में, बहुत साफ साफ संविधान प्रावधान है कि जो अभी जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट जो बात किया मैंने, उसमें एक जिला परिषद होगा, या फिर उनको स्वशासी टर्म से ही चलते हैं। स्वशासित जिले में एक जिला परिषद होगा। इसमें जो है एक जिला परिषद होगा। और ऐसी जो है, जो स्वशासित जो प्रदेश है, ऑटोनॉमस जो रीजन है, इस ऑटोनॉमस रीजन में जो है, यहां पर जो है एक जो है प्रादेशिक परिषद होगा। एक प्रादेशिक परिषद होगा। तो स्वशासित प्रदेश के लिए क्या हो गया, प्रादेशिक परिषद, और जो स्वशासित जिले उसके लिए क्या है, जिला परिषद। ये जो है संवैधानिक प्रावधान है इस तरह का। ये तो एक जिला परिषद होगा और एक क्या है, प्रादेशिक परिषद हो गया। ठीक, स्वशासित जिले हो गए और दूसरे क्या है, स्वशासित प्रदेश। अब इसमें संवैधानिक प्रावधान है, 30 अनुसूची में यही प्रावधान है। अब इसमें जो है, जो स्वशासित जिले हैं, स्वशासित परिषद, इस जिले का क्या हुआ, एक परिषद हुआ। अब इस जिले के जो परिषद है, ये परिषद जो है, इनकी संख्या जो है 30 सदस्य सॉरी, ये 30 सदस्यों से मिलकर बनेगा। ये जिला परिषद जो कुल मिलाकर जो है 30 सदस्यों से मिलकर बनेंगे। एक प्रकार से ये विधायिका के रूप में जा रहा है, एक प्रकार से विधायिका के रूप में जा रहा है। ये 30 सदस्य होंगे और इस 30 सदस्य में से जो है, जो 4 सदस्य है, 4 मेंबर, ये राज्यपाल के द्वारा मनोनीत करेंगे। राज्यपाल के द्वारा इनको मनोनीत किया जाएगा। और बाकी जो बच गया 26 मेंबर, ये जो है, जो 26 सदस्य है, 4 सदस्य हो गया और यहां पर 26 सदस्य है, तो 26 पर वयस्क मताधिकार द्वारा जो है ये निर्वाचित होगा। तो एक प्रकार से जो है, जैसे हम सामान्य विधानसभा में सदस्य चुनते हैं, तो उसी प्रकार से जो है, ये जो जिला परिषद है उसके लिए चुनाव हो रहा है। ये
उनकी चुनाव की बात कर रहा है ये, इस तरह की बातें कह रहा है ये, इस तरह से। तो ये एग्जैक्टली क्या हुआ, ये बेसिकली क्या है, एक प्रकार से विधायक के रूप में काम करने वाला है, किसमें, इस स्वशासी जिले में। अब वैसी सेम क्या है, ये प्रादेशिक परिषद भी है, सेम स्थिति है। तो यहाँ पर क्या है, इनके हिसाब से उनकी जनसंख्या के बेसिस पर उनकी संख्या निर्धारित हो जाती है। तो ये सब जो है, तो यहाँ पर मनोनयन के भी है, जैसे कि अभी जैसे कि राज्यपाल, राज्य के राज्यपाल जो है विधान परिषद में क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं 4 सदस्यों को। राज्यपाल परिषद में जो है, नहीं परिषद अधिक ज्यादा संख्या में मनोनीत करते हैं। राज्यसभा में अगर देखें तो राज्यसभा अगर देखें तो भारत के राष्ट्रपति जो है इस तरह 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं ना। तो वैसी सेम स्थिति यहाँ पर राज्य के राज्यपाल को अधिकार दिया गया है कि इस जिला परिषद में 4 सदस्यों को मनोनीत करे। ये बातें कह रहे हैं ये। अब ये तो हो गया उनके जो है परिषद भी हो गया, डिस्ट्रिक्ट भी हो गया, एक स्वशासी प्रदेश है उनका भी रीजन भी हो गया, और साथ में उनके लिए काउंसिल भी। तो मोटी माटी अगर देखें तो फिर इसमें वो हिल ट्राइबल जो डिस्ट्रिक्ट है, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, ट्राइबल एरिया में जो है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, ऑटोनॉमस रीजन। उस ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट में जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट परिषद के रूप में हो गया, जो शासित प्रदेश है ऑटोनॉमस जो रीजन है उसमें रीजनल परिषद, प्रादेशिक परिषद। ये अब उसमें जिला परिषद जो बताया उसमें कुल मिलाकर कितने मेंबर, 30 सदस्य। अब 30 सदस्य जो है उनमें 4 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जा रहे हैं, और बाकी जो 26 सदस्य है वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से चुने जा रहे हैं। इस प्रकार की व्यवस्था है। अब हमें जो है जो स्वशासी जिले हैं, ये जो स्वशासी जिले हैं वहां पर उस जिले का प्रशासन करना है, और साथ में जो है स्वशासी प्रदेश का उनका प्रशासन। 2 चीज, जैसे कि हम कहते हैं, आगे बढ़ रहा हूं यहां से, जैसे हम कहते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 53 में आर्टिकल 53 में कहते हैं कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति, संघ की जो कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है। यह अनुच्छेद 53 की बातें हैं। ऐसे ही जो है इस तरफ अगर देखेंगे तो अनुच्छेद 152 में, अनुच्छेद 152 में होना चाहिए, 152 में, 152 53 152 53 में, कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राज्य के राज्यपाल में निहित होगी। ये बातें कहते हैं। तो ये इसी तरह की बात कह रहे हैं, ये यहां पर भी सेम बातें हैं। ये जो है इसमें कहते हैं इसके तीसरे प्रधान की तरफ आगे बढ़ रहा हूं मैं। यहां पर ये कहते हैं कि जो स्वशासी जिले हैं और जो स्वशासी प्रदेश है उनका प्रशासन उस परिषद में निहित होगा। स्वशासी जिले और स्वशासी प्रदेश का प्रशासन, ये जो है दोनों संबंधित परिषद में निहित होगा, परिषद में निहित होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्वशासी जिले हैं इनका स्वशासी प्रदेश में होगा, परिषद में होगा, जिनको क्या बोलते हैं जिला परिषद। अभी थोड़ी पहले गठित किए थे इसमें। और इसी यहां पर क्या होता है प्रादेशिक परिषद, उसमें निहित होगी इनकी ये। तो स्वाभाविक रूप से कानून को लागू करने के काम कौन करेगा, वो जिला परिषद ही करेगा, जिला परिषद या फिर जो है प्रादेशिक परिषद। अब ये जो है 3 बातें हो गया। चौथी बात इनमें, अब इनमें जो है जैसे कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया राज्यपाल। तो एक्चुअल में अब क्या हुआ कि अब स्वाभाविक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ हमारे लिए कि अब वो जो है उसमें ऑटोनॉमस जो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, तो उसमें स्वशासी जिले और दूसरा क्या है जो प्रादेशिक परिषद है, उस परिषद के गठन करना है ना। तो गठन के लिए क्या करना पड़ेगा, नियम बनाना पड़ेगा हमें। तो स्वाभाविक सबसे पहले क्या होगा
कि अब हमें दोनों चीजों को गठन करना है। ये है, ये व्यवस्था होगा, हमने स्थापित कर दिया संविधान में कि ये होगा। अब उनको हमें गठित करना है। किसको गठित करना है? हमें जो है स्वशासी जिले भी गठित करना है, हमें जो है प्रादेशिक परिषद भी गठित करना है, दोनों चीजें गठित करनी है। तो इसके लिए हमें नियम की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए छठी अनुसूची में प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल, और राज्यपाल मतलब संबंधित राज्य की राज्यपाल की बात कर रहा हूं, ये जो है जो स्वशासी जिले है और दूसरा इसमें प्रादेशिक परिषद, नहीं स्वदेशी, और इनको ऐसे कहेंगे स्वशासित प्रदेश, इन दोनों के गठन के लिए, इनके गठन के लिए जो है नियम बनाने का काम। तो नियम कौन बनाएंगे? राज्यपाल बनाएंगे, इस तरह का। अब नियम बनाने का मतलब ये है कि ये जो परिषद है, ये एग्जैक्टली हम क्या बात कर रहे हैं? स्वशासी जिले की, स्वशासी जिले और स्वशासी प्रदेश की बात करें, पर एग्जैक्टली इसमें क्या है? वो परिषद की बात हो रही है। ये दोनों एक्चुअल में क्या है? दोनों जगह परिषद होनी है यहाँ पर। ये तो ये जिले की परिषद की बात करेंगे, किसके? ये परिषद की गठन की बात हो रही है, इनकी परिषद की। किस परिषद में? स्वशासी जिले के जो परिषद है उनके गठन, और वैसे ही स्वशासी प्रदेश में जो परिषद है उनका गठन। तो स्वशासी जिले के परिषद मतलब कौन सा? जिनको जिला परिषद कहते हैं, और यहां पर क्या है? इनको प्रादेशिक परिषद कहते हैं। तो प्रादेशिक परिषद का गठन जो है किस प्रकार से किया जाएगा, उनकी सदस्यों की जो संरचना है वो किस प्रकार से होगी, उनके जो उसका क्षेत्र जो होगा, क्योंकि इसमें कई सदस्य हैं तो हर एक क्षेत्र का अपना क्षेत्र होगा ना। जैसे कि जिला परिषद है तो जिला परिषद में सदस्यों की संख्या होगा, तो संख्या होगा तो सभाई की, जैसे कि छत्तीसगढ़ में क्या होता है, 90 अगर विधानसभा सीट हमारे पास में है तो इनको छत्तीसगढ़ के 90 भागों में बांटे हैं हमने, परिसीमन किया हुआ है ना। भारत को अगर मान लो 543 है तो हमने उसको अलग अलग क्षेत्र में से बांटे हैं, परिसीमन किया हुआ है, उनकी सीमाओं का निर्धारण करना पड़ेगा। इस तरह से निर्वाचन नामावली बनेगा, क्योंकि मतदान करना है, वयस्क मताधिकार की बातें हैं, तो वो भी चाहिए होगा हमें। जो सदस्य उसमें, जो सदस्य इस परिषद में मेंबर बनेंगे, उनके लिए कोई बुनियादी योग्यता भी अगर निर्धारित करनी है तो ये सबके लिए नियम कौन बनाएगा? राज्य का राज्यपाल बनाएगा। अब सभाई की अगर सदस्य अगर निर्वाचित होंगे, वो निर्वाचन बता चुका हूं वयस्क मताधिकार के माध्यम से होता है इसमें, ठीक है। तो अब वहां से आगे बढ़ रहे हैं, जो सदस्य जो है इस परिषद में निर्वाचित हो गए, सदस्यों की पदावधि, किन सदस्यों की बात कर रहे हैं? परिषद के, और परिषद के मतलब दोनों परिषद के, डिस्ट्रिक्ट जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट जो परिषद है उसकी बात कर रहा हूं मैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट परिषद की बात कर रहा हूं, जिला परिषद की बात कर रहा हूं मैं, और साथ में उसमें क्या है, जो प्रादेशिक परिषद है उसमें ये मेंबर चुने हुए हैं। तो उसकी पदावधि के, ये पदावधि का मतलब क्या है? वो परिषद जो है, वो जो जिला परिषद है, जो सदस्य उसमें निर्वाचित हुए हैं, उनकी पद की अवधि कितनी होगी। तो स्वाभाविक रूप से बहुत हम समान समझते हैं कि लोकसभा का जो अवधि होती है, तो लोकसभा की अवधि कब से? पहली बैठक से आगामी 5 वर्ष। तो वैसी सेम स्थिति जो है यहां भी जो है, जो सदस्य निर्वाचित हुए हैं इसमें जिला परिषद में, तो जिला परिषद में जो निर्वाचित सदस्य है उनकी पद की अवधि प्रथम अधिवेशन की तारीख से आगामी 5 वर्ष तक होता है। जिला परिषद के सदस्यों की पदावधि यहां जो है प्रथम बैठक से आगामी 5 वर्ष, मगर ये केवल निर्वाचित सदस्यों की बात हो रही है, ये जो है केवल निर्वाचित सदस्यों की बात हो रही है। क्योंकि उसमें बताया था मैंने कि इसमें मेंबर कितने होते हैं? 30 मेंबर होते हैं, और उसमें 4 मनोनीत होते हैं। तो मनोनीत की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, वो तो मनोनयन है ना। तो मनोनयन का मतलब ये है कि वो जो है राष्ट्रपति, जब तक राज्यपाल चाहे
तो एक प्रकार से मनोनीत सदस्य जो है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल, इनका कार्य क्या है, ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, प्रसाद पर्यंत तक, मतलब जब तक राज्यपाल को उस पर कृपा बनी रहे उस समय तक, 5 अवधि की अवधि है। मगर साथ में कभी अगर मान लो, जैसे कि कभी कभी भारत के संविधान में विशेष रूप से क्या है, आपातकाल की व्यवस्था है। अब मान लो जो है आपातकाल लागू हो गया, मान लो कभी संविधान प्रधान है, इमरजेंसी हो सकता है, आपातकाल लागू हो गया, तो ये जो अवधि है, इनकी अवधि कितनी है, 5 वर्ष का। अब इस अवधि को जो है आपातकाल में, इस आपातकाल में जो है उनको संबंधित राज्य का जो राज्यपाल है एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकता है। एक वर्ष के लिए बढ़ा सकता है ये। मतलब ये कि आपातकाल में जो है, जो जिला परिषद की जो अवधि होगा वो कितना हो जाएगा, 5 वर्ष बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया। अब मान लो आपातकाल फिर भी लगा हुआ है अभी, तो उनको ऐसे कितने बार भी जो है 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, मगर हर बार क्या करना पड़ेगा, उनको एक अधिसूचना जारी करना पड़ेगा राज्यपाल को। इस प्रकार से उनकी अवधि को बढ़ाया जा सकता है, मगर एक बार में अधिकतम 1 वर्ष, कितने बार भी ऐसे कर सकते हैं। मगर हाँ ये बात भी सही है कि अगर मान लो जैसे आपातकाल तो है उस प्रवर्तन की वजह से, अब मान लो आपातकाल के प्रवर्तन नहीं है, प्रवर्तन नहीं होने पर मतलब आपातकाल समाप्त हो गया, तो समाप्त होने के बाद किसी भी स्थिति में 6 माह में 6 माह में जो है इनका समाप्ति हो जाना चाहिए। एक प्रकार से 6 माह में इनका विघटन हो जाएगा और फिर नए सिरे से शुरुआत होगी, नए निर्वाचन की प्रक्रिया शुरुआत होगी। तो ये तो है आपातकाल के बारे में है। अब इसके बाद एक और भी स्थिति होती है आकस्मिक रिक्तता में। आकस्मिक रिक्तता, सदस्य जो है हो सकता है किसी की मृत्यु हो गया हो, आकस्मिक रिक्तता, ठीक है। अब एक आकस्मिक रिक्तता के कई रीजन हो सकते हैं, आकस्मिक रिक्तता के कई रीजन हो सकते हैं। अब कई रीजन होने का मतलब ये है, मृत्यु भी एक रीजन हो सकता है, त्याग पत्र दे दिया यहां भी एक रीजन हो सकता है। तो सभाई की कुछ नए सदस्य निर्वाचित करना पड़ेगा हमें। जब नए सदस्य निर्वाचित करेंगे तो नए सदस्य निर्वाचन होगा, तब अब उनकी अवधि क्या होगी, ये क्वेश्चन वाला बराबर है। तो आकस्मिक रिक्तता में जब नए सदस्य का निर्वाचन, मगर नए सदस्य का निर्वाचन जो हुए हैं, नए सदस्य निर्वाचित जो अवधि है, इनकी जो अवधि है वो शेष अवधि के लिए रहेगी। शेष अवधि का मतलब जैसे कि अगर मान लो 5 साल की अवधि है, अब उसमें अगर कोई पहले व्यक्ति ने अगर मान लो जो है 2.5 साल बाद अगर त्याग पत्र दे दिया, फिर उनकी चलो मृत्यु हो गई तो पद रिक्त हो गया, फिर उसमें क्या है एक प्रकार से उपचुनाव जैसे हुआ और वहां पर उनकी जो अवधि होगी है वो 5 साल के लिए नहीं, वो जितना अवधि बचा हुआ है, ठीक है, उतने अवधि के लिए बस पद को धारण करेगा। इस तरह से ये एग्जैक्टली क्या हुआ, ये जो है ये एक प्रकार से जो जिला परिषद में जो निर्वाचित सदस्य है उनके पद की अवधि हुआ। अब उसके बाद जो है जो विधि बनाने वाली, जो विधि बनाने का काम कौन करेगा, 2 एजेंसी हमारे पास में है। आगे बढ़ जाए यहां से। अब इसके बाद जो है 2 चीजें इसमें से है। अब इसमें जो है विधि बनाने वाली, विधि बनाने वाली 2 चीजें हमारे पास में है। एक तो क्या है हमारे पास में, जो जिला परिषद है और प्रादेशिक परिषद, तो सभाई की उनको विधि बनाने की शक्ति देना पड़ेगा ना, उनको जो है विधि बनाने की
शक्ति देना पड़ेगा, तभी तो विधि बनाएंगे। जैसे कि संसद को संविधान से शक्ति प्राप्त है, विधानमंडल को भी संविधान से शक्ति प्राप्त है, तो वैसे ही जो है इस जिला परिषद को और वैसे ही इस परिषद जो जो प्रादेशिक परिषद है उनको शक्ति देना पड़ेगा, तभी तो कानून बनाएगा। इसी अनुसूची में, छठी अनुसूची में, छठी अनुसूची में जो है ये 6वें नंबर के प्रावधान है इसमें, ऐसा मान के चले। तो ये जो है इसमें विधि बनाने वाली परिषदों को शक्ति, तो एग्जैक्टली प्रावधान जो हमारे पास में जो है, जो इसमें जो प्रावधान है कि जो दोनों परिषद के मतलब किन की बात कर रहा हूं मैं, जो जिला परिषद है और एक प्रादेशिक परिषद है, इन दोनों को जो है जो क्षेत्र है उनका, जिला परिषद के क्षेत्र मतलब उस जिले क्षेत्र, और इस तरह प्रादेशिक परिषद का मतलब उनका जो प्रादेशिक क्षेत्र है, उसी क्षेत्र के लिए उनको कानून बनाने की आवश्यकता होगी। मतलब उसके जो है पूरे क्षेत्र कितना उसी क्षेत्र में लागू होगा। तो जिले क्षेत्र कितने के लिए कानून बनाएगा, पूरे जिले के लिए कानून बनाएगा। ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं भाई ये, ठीक है। और जो उसमें जो प्रादेशिक क्षेत्र है वो किसके लिए कानून बनाएगा, प्रादेशिक क्षेत्र के जो कानून मतलब किसमें, वो उस पर्टिकुलर जो है ऑटोनोमस जो प्रदेश था, जो प्रादेशिक क्षेत्र है वहां तक लागू होगा बस ये। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो है ये दोनों संस्थाओं को, एक जिला परिषद प्लस जो प्रादेशिक परिषद है, उनको अपने प्राधिकार, उन दोनों को जो है अपने प्राधिकार से, मतलब इस छठी अनुसूची के अंदर उनको क्या है, प्राधिकार दिया जा रहा है, कानून बनाने के उनको अधिकार दिया जा रहा है। उस पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए वहां विधि बनाने की उनके पास शक्ति होगा। तो ये क्या है, दोनों संस्थाओं को, और दोनों को मतलब मैं किन की बात कर रहा हूं यहां पर, एक जिला परिषद और दूसरा जो है प्रादेशिक परिषद। प्रादेशिक परिषद दोनों को जो है विधि बनाने का इनकी शक्ति होगी। जैसे संसद को शक्ति प्राप्त होता है, वैसे ही मांगे तो शक्ति यहां पर जो है जिला परिषद और साथ में जो प्रादेशिक परिषद है उनको प्राप्त हुआ। अब ये दोनों जो है मगर साथ में विधि बनाएंगे, तो ये अब खुद पारित कर दिए तो उतने से विधि नहीं बनेगा। इसके पारित होने के बाद वो जो है तभी लागू होगा जब राज्यपाल उनको अनुमति दे दे। अनुमति पर प्रभावी होगा, इस तरह से ये ऐसी कंडीशन है। ये क्या है, विधि बनाने की जो है उनकी शक्ति है ये। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि विधि बनाने की शक्ति किनके पास चला गया, डिस्ट्रिक्ट के पास में। डिस्ट्रिक्ट मतलब जो जिला परिषद है उनकी बात कर रहे हैं। अब उसके बाद जो है उसमें न्याय प्रशासन, तो उसमें कार्यपालिका भी हो गया और विधायिका भी हो गया। अब बच गया इसमें कौन सा, न्याय प्रशासन। न्याय प्रशासन मतलब किसमें, वही ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में, वही ऑटोनोमस रीजन में, दोनों क्षेत्र की बात कर रहे हैं ना, तो उसमें क्या है, न्याय प्रशासन की बात कर रहे हैं। उसमें स्वशासित जिले और प्रदेश में जो है न्याय प्रशासन। तो न्याय प्रशासन के बारे में छठी अनुसूची में बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो स्वशासित प्रदेश है और जो स्वशासित जो जिले है, इसमें जो वहां जो प्राधिकारी है, जिनको प्राधिकारी का मतलब जो एक्शन में उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, कानून के जो प्राधिकारी का मतलब ये होता है कानून के द्वारा जिनको प्राधिकार दिया गया, अधिकार दिया गया है। तो उसमें जो है दो संस्थाओं की गठन है इसमें न्याय देने के लिए, एक ग्राम परिषद का या फिर जो है न्यायालय का गठन है। तो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो यहां पर दो संस्थाओं की गठन हो रही है, दो संस्थाओं का गठन है इसमें, एक ग्राम परिषद, जैसे कि दो संस्था हमारे पास में, एक हमारे पास कौन कौन सा एरिया हो गया, तो एक जो है कौन सा हो गया, प्रादेशिक
जो प्रादेशिक प्रदेश वाला एरिया हो गया हमारे पास में, एक एक प्रादेशिक क्षेत्र वाला ऑटोनोमस रीजन हो गया, एक वो वाला हुआ, वैसा भी कर सकते हैं। तो एक ग्राम परिषद हो गया, या फिर क्या हो सकता है यहाँ पर जो है जिला न्यायालय, या फिर जो है न्यायालय एक्चुअल में कहा जाए। और न्यायालय मतलब किनकी बात कर रहे हैं? न्यायालय मतलब किसका? उस ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। और साथ में वैसे क्या है? ग्राम परिषद। तो ग्राम परिषद का मतलब बेसिकली क्या हुआ? ये एक्चुअल में एक न्यायालय के जैसा है, ठीक है। तो ऑटोनोमस जैसे रीजन है, उस रीजन में जो है ये ग्राम परिषद एक प्रकार से क्या है? एक न्यायालय के जैसा है। और वैसे जो है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में भी क्या होगा? एक न्यायालय के जैसा, तो उसको बोलेंगे डिस्ट्रिक्ट न्यायालय एक प्रकार से। ये वो कहाँ है? उस ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट की है वो, उस ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में है वो, ठीक। तो एक प्रकार से क्या हुआ कि सबसे निचली स्तर पर जो ऑटोनोमस रीजन है वहां पर न्याय करने वाला कौन सा हो गया? ग्राम परिषद। और दूसरा जो है, जो डिस्ट्रिक्ट में जो न्याय करने वाला एजेंसी है, जो संस्था है, वो क्या हो गया? न्यायालय। किसका? उस डिस्ट्रिक्ट का न्यायालय। इस तरह से तो दो संस्थाएं बना दी हमने, एक ग्राम परिषद और दूसरा जो है न्यायालय। अब ये जो है जो भी डिसीजन देंगे, जो निर्णय देंगे इसमें, तो सभाई के अभी निर्णय जो देंगे उसके, तो सभाई की तो कि ग्राम परिषद किस स्तर में है? वो ऑटोनोमस रीजन में है। तो ऑटोनोमस रीजन तो जो है डिस्ट्रिक्ट, जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट होते हैं उसके नीचे ही तो है ना, उसके नीचे है। इसका मतलब ये हुआ कि इस ग्राम परिषद के जो है अपील, इनकी जो अपील है वो कहां पर जाएंगे? पहले वो इस न्यायालय में जाएंगे। किस न्यायालय में? जिले वाले न्यायालय में जाएंगे। और जो जिला न्यायालय वाला है, ये जो जिला न्यायालय का जो अपील है वो यहां से और यहां से भी, यहां कहां जाएंगे? या तो उच्च न्यायालय में, या फिर जो है सर्वोच्च न्यायालय में। वहां से उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, उस रीजन में। ये तो एग्जैक्टली क्या हुआ कि एक्चुअली जो ऑटोनोमस जो डिस्ट्रिक्ट है और ऑटोनोमस जो रीजन है, वहां पर न्यायिक व्यवस्था में सबसे निचली स्तर में कौन है? एक ग्राम परिषद होगा, और दूसरी तरफ क्या होगा? जिले स्तर में जिला न्यायालय होगा। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में क्या है? जिला न्यायालय। इसके विरुद्ध अगर मान लो अपील करना है, तो अपील करने का मतलब कहां पर? सीधा उच्च न्यायालय जा सकते हैं, और उसके बाद फिर आगे जो है उच्चतम न्यायालय आ सकते हैं। ये सब व्यवस्था हमारे पास में है। ये अब इसमें जो है एक प्रकार से ये पूरी परिषद के गठन के लिए उस समय जो है राज्यपाल इनकी अधिसूचना जारी करता है, उसके रूल्स रेगुलेशन बना सकता है। ये सब शक्ति किसको दिया गया है? राज्यपाल को दिया गया है। अब इसके बाद थोड़ी सी और बस है इसमें। अब इसमें जैसे कि जो है कुछ कुछ बातें और भी, जैसे कि इसमें जो है वो जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है और ऑटोनोमस रीजन जो है वो जो है इसमें जो प्राथमिक विद्यालय है, वहां के जो प्राइमरी स्कूल है, या फिर जो है वहां पर जो जैसे कि जो स्थानीय जो है जो कुछ व्यापार वगैरह है, स्थानीय जो है जो जो गतिविधियां होती है, ठीक है, तो उन सब पर जो है यहाँ तक कि व्यापार वगैरह जो स्थानीय स्तर में जो होते हैं, तो वो सबको जो है इन सबके बारे में जो है काम करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? उस जिले परिषद की होती है। मतलब पूरी स्थानीय स्तर पर जो पूरी गतिविधियां हैं, जैसे कि प्राथमिक विद्यालय है उनकी स्थापना करना, बाजार की स्थापना करना, सड़कें बनवाना, जल मार्ग की व्यवस्था करना, प्रकाश की व्यवस्था करना, जो बुनियादी आवश्यकताएं होती है, तो ये सब कौन, ये सब जो है ये परिषद ही काम करता है। क्योंकि उस परिषद की जो है उस स्वशासित डिस्ट्रिक्ट की, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट की जो है जो कार्यपालिका शक्ति जो है किसमें निहित है? उस परिषद में निहित है। तो सभाई को परिषद क्या करेगा? कानून को लागू करेगा। कानून को लागू करेगा। कानून लागू करने मतलब क्या है? योजनाओं को लागू करना। इस तरह से है। मगर जो भी काम करेगा, वो जो भी काम करेगा वो स्वाभाविक रूप से जो है राज्यपाल की सहमति से ही काम करेगा, अकेली मर्जी से नहीं करेगा। मतलब उनको जो है हमेशा किया जा सकता है। मतलब राज्य के जो राज्यपाल है उनको कोई भी ऐसे काम सौंप सकते हैं जो राज्य की कार्यपालिका संबंधित है। इस तरह से ये तो ये एग्जैक्टली क्या हुआ कि प्राथमिक स्कूलों की स्थापना भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें इनमें से है। तो एग्जैक्टली क्या हुआ इसमें कि ये विकासात्मक गतिविधियां एक्चुअल में ये, जैसे कि बेसिक मैंने क्या बताया, प्राथमिक स्कूल की स्थापना,
आदि की स्थापना जिला परिषद के द्वारा। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि हमारे पास में जो है, जो पैसा जो इकट्ठा होता है भारत सरकार का, उसमें भारत के लिए संचित निधि है, राज्य की भी अपनी राज्य की संचित निधि है। तो वैसे सेम ये जो जिला परिषद है, इस जिले परिषद के भी पास पैसे, इनके पास भी धन पैसा है, इनके पास में भी, ये भी तो राजस्व कोई ग्रह करेंगे। तो जो स्वशासी जिले हैं उनके लिए एक स्वशासी निधि होगा या एक जिला फंड होगा, और वैसे जो 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 स्वशासी परिषद है उनके लिए क्या होगा, एक प्रादेशिक निधि। मतलब दोनों के लिए कह सकते हैं। यहां पर जो है निधि, निधि मतलब क्या होता है, फंड, कोष, ठीक है। तो दो प्रकार का, एक जो है जिले निधि होगा, डिस्ट्रिक्ट फंड, और एक जो है प्रादेशिक फंड, प्रादेशिक निधि हिंदी में कहा जाए, इनको जो है रीजनल फंड कहा जाए एक प्रकार से। तो स्वाभाविक इसमें जितने भी पैसे होंगे इस जिले परिषद के और प्रादेशिक परिषद के, वो दोनों के अपने अपने फंड में जमा हो जाएंगे। मतलब जितने भी राजस्व अगर संग्रहण करना है, या उनको खनिजों से, खनिजों के रॉयल्टी में जो हिस्सा मिलता है, वो सब सब के सब जो है कहां पर संग्रहित होगा, इसी फंड में संग्रहित होगा वो। इस तरह से ये अब वो संग्रही जो है, ये जो अब ये जो फंड जिस प्रकार से अरेंज करना है, उनको जैसा रखना है, वो सबका निर्धारण जो है राज्यपाल के द्वारा एक नियम बना दिया जाता है। कैसे बेहतर करे उनके लिए वो व्यवस्था करता है ये। अब इसके साथ साथ इसी में आगे बढ़ते हैं, तो इसमें जो है जो खनिज होते हैं उस पर्टिकुलर रीजन में, अब जैसे कि जो ट्राइबल सोसाइटी है वो चलो पहाड़ी क्षेत्र है, तो स्वाभाविक इसमें खनिज मिलने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। तो उस पर्टिकुलर क्षेत्र में खनिज की अन्वेषण की बढ़ सकते हैं, उनकी खोज की बात करेंगे। तो खनिज अगर मिल गया, वहां से खनिज अगर निकाल रहे हैं, तो स्वाभाविक है वो, चूंकि पर्टिकुलर क्षेत्र कहां पर है, शेड्यूल्ड एरिया में है, और स्वाभाविक है उसके जो स्वामित्व है, ठीक है, भले सरकार का है, मगर एग्जैक्टली सरकार का मतलब क्या है, उस राज्य का है। तो वहां पर पर्टिकुलर एरिया कौन सा एरिया है, शेड्यूल्ड एरिया है। और शेड्यूल्ड एरिया है तो स्वाभाविक है एक प्रकार से उनके जो स्वामित्व है, मतलब उसकी रॉयल्टी में उनका अधिकार बनता है। मगर वो इस पर पूरा अधिकार किसका होता है, सामान्यतः राज्य सरकार का होता है। तो राज्य सरकार और ये जो डिस्ट्रिक्ट है, जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है, दोनों आपस में कोई समझौता करेगा, और उस समझौता के अंतर्गत जो रॉयल्टी है उसका कुछ हिस्सा जो है उस जिला परिषद को मिलेगा। एक प्रकार से क्या हुआ, एक प्रकार से क्या हुआ, जो खनिजों के अन्वेषण में, खनिजों की खोज या उनका जो है निष्कर्षण कहते हैं, उत्पादन का पूरा निष्कर्षण, इससे संबंधित पूरी जब गतिविधियां होती है, तो उसके लिए क्या होता है, इसमें रॉयल्टी लिया जाता है, इनमें रॉयल्टी मिलता है। तो रॉयल्टी जो है राज्य सरकार स्वाभाविक खनिज की संग्रहण करता है, तो राज्य सरकार से रॉयल्टी चला जाता है। मगर वो एक्चुअली में किसका क्षेत्र है, पर्टिकुलरली वो शेड्यूल्ड एरिया है। और चूंकि शेड्यूल्ड एरिया है, इस वजह से जो राज्य सरकार ने जो रॉयल्टी वसूल किया है स्वामित्व के बेसिस पर, क्योंकि मालिकाना हक उनका है, इसीलिए रॉयल्टी जो किया है, रॉयल्टी जो संग्रह किया है, उस रॉयल्टी का कुछ हिस्सा, कुछ अंश, कुछ अंश, तो कुछ अंश किसको दिया जाएगा, ये जो है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट को, स्वशासी जिला परिषद को, सॉरी इसमें बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं, ये किसको दिया जाएंगे, जिले परिषद को, जिले परिषद। और जिले परिषद का पैसा कहां जमा होता है, जिला कोष में जमा होता है। इस तरह से तो ये एग्जैक्टली क्या हुआ कि रॉयल्टी जो है कुछ अंश, अब कुछ अंश का मतलब कितना अंश होगा, इस पर जो इसमें क्या एक प्रकार से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, या कोई करार कर लेंगे, एग्रीमेंट कर लेंगे। तो एग्रीमेंट किसके बीच में होगा, एक तरफ जो है राज्य सरकार रहेगा, और दूसरी तरफ कौन होगा, ये परिषद, मतलब जिला परिषद। इस तरह से इस प्रकार की व्यवस्था है। अब ये जो है क्या कर सकते हैं, अभी परिषद जो है, जिला परिषद जो है, अब इनके पास शक्ति है ना, कानून बनी शक्ति तो है ही ऑलरेडी। अब ये क्या कर सकता है, यही जो परिषद क्या करता है, ये एक्चुअल में क्या है, ये भू राजस्व वसूल कर सकता है, ये कर संग्रह कर सकता है, कर की उगाही कर सकता है, ये कर लगा सकता है, ये इस प्रकार की इनको शक्ति दिया गया है। हालांकि जो है जब भी कोई इस प्रकार से कर लगाएगा,
तो स्वाभाविक है उसके लिए तो उनको कानून बनाने ही पड़ेंगे, मगर वो तब कब कब लागू होगा, जब राज्यपाल के द्वारा अनुमति हो, उनकी अनुमति पर प्रभावी होगा, उनकी अनुमति पर जो है प्रभावी होगा, इस तरह का। तो ये सब जो है एग्जैक्टली जो है, यहां तक कि भी उस पर्टिकुलर एरिया में जो शेड्यूल्ड एरिया है, शेड्यूल्ड एरिया मतलब जो ट्राइबल एरिया है उसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर क्षेत्र में, जैसे जिला परिषद वाला क्षेत्र है, उसमें जो जनजाति रहते हैं उसके अलावा अगर कोई अन्य क्षेत्र, कोई भी अगर बिजनेस करना चाहता है उस पर्टिकुलर क्षेत्र में, कोई भी अगर बिजनेस करना चाहता है, तो उस पर्टिकुलर क्षेत्र में व्यापार, ये भी कोई साहूकारी, जो महाजनी बोलते हैं ना, जो महाजनी करते हैं, जो ब्याज में पैसे बांटते हैं, तो ये महाजनी वाला साहूकारी वाले काम, चूंकि ये बहुत बड़ी मात्रा में उनके शोषण किए हुए हैं, और इसी वजह से संविधान में उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रावधान किया छठी अनुसूची में कि जो उस पर्टिकुलर क्षेत्र में, उस ट्राइबल जो डिस्ट्रिक्ट है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट जिनको हम कह रहे हैं, उसमें जो जनजातियों के अलावा अन्य कोई क्षेत्र, अगर अन्य कोई व्यक्ति वहां कोई साहूकारी करता है, व्यापार करता है, उस पर नियंत्रण जो है उस जिला परिषद का होगा, ये इसकी बात कर रहा है। तो इस प्रकार से क्या है, मतलब छठी अनुसूची में हमने काफी सारी चीजें ऐसा कर रखा है, यहां तक कि जो इसी में, और इसी में यहां भी अधिकार दे रखा है कि जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है और जो इसमें ऑटोनोमस रीजन है, उनका प्रशासन किस प्रकार से चल रहा है, उन सब के बारे में जांच करने और उस पर प्रतिवेदन देने के लिए राज्य के जो राज्यपाल है एक आयोग का भी गठन कर सकता है। ये उनको राज्यपाल को अधिकार दिया गया है। राज्यपाल जो है, जो छठी अनुसूची क्षेत्र में जो है, जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट और जो ऑटोनोमस रीजन है, उसमें प्रशासन किस प्रकार से चल रहा है उनको जांच करने के लिए और जांच करके उस पर प्रतिवेदन देने के लिए एक आयोग का गठन भी कर सकता है। और जब आयोग का गठन करेंगे तब उसमें रिपोर्ट भी देंगे, और रिपोर्ट जो है वो राज्यपाल के देंगे स्वाभाविक रूप से। तो राज्यपाल जो है उनको संबंधित जो मंत्री है, जनजातियों के हित से संबंधित भारत का जो मंत्री होगा, उनके माध्यम से जो है राज्य के विधान सभा में रखवाएगा, और वो भी जो है उसमें कार्यवाही के साथ कि इसके स्पष्टीकरण देते हुए। ये सब जो बातें कहां पर की बात कर रहा हूं मैं, छठी अनुसूची की बात कर रहा हूं मैं। प्रशासन में इतनी डिटेल में बातें कही गई है। वैसी जो है वो जिला परिषद फाइनली जो है सब कुछ वही कर रहा है। तो जिला परिषद जिनको बनाया, 30 संख्या था इनका, 4 नॉमिनेटेड और बाकी उसमें 26 जो है इलेक्टेड। तो अब जैसे कि लोकसभा है, उनका गठन भी होता है और उनका विघटन भी होता है। लोकसभा का विघटन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं, और इस तरफ जो राज्य में विधानसभा है उसका गठन, उसका जो है विघटन मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करते हैं। तो वैसी सेम स्थिति यहां पर है। जिला परिषद है, प्रादेशिक परिषद है, दोनों का विघटन यहां भी कौन करेगा, राज्यपाल करेगा, मगर यहां पर मुख्यमंत्री की सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है। ये एक्चुअल में क्या है, एक पब्लिक नोटिफिकेशन के द्वारा राज्यपाल जो है जिला परिषद को विघटित कर सकता है, प्रादेशिक परिषद को भी विघटित कर सकता है। इस तरह के उनको अधिकार दिया गया है, ठीक है। और साथ में जो है कभी कभी ऐसे भी होता है, जैसे कि अगर मान लो जो जिला परिषद जो है, अभी जो है जिला परिषद की जो है, अगर मान लो ऐसा लगता है राज्यपाल को कि जिला परिषद जो है वो ठीक प्रकार से काम नहीं कर पा रहा है, या फिर कह सकते हैं कि छठी अनुसूची में जैसा प्रावधान है उस पर्टिकुलर जो है इस छठी अनुसूची के क्षेत्र में शासन करने के लिए राज्यपाल को ऐसा लगता है कि उस प्रकार से शासन नहीं किया जा पा रहा है, तो राज्यपाल जो है ऐसी स्थिति में कि छठी अनुसूची के अनुसार प्रशासन नहीं चलाया जा सकता है, नहीं चलाया जा पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में पब्लिक नोटिफिकेशन के द्वारा, लोक अधिसूचना के द्वारा 6 महीने की अवधि के लिए राज्यपाल जो है उस पर्टिकुलर क्षेत्र की प्रशासन को अपने हाथ में ले सकता है। अपने हाथ में लेने का मतलब ये हुआ जैसे कि राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं किसी राज्य में, इसी प्रकार से यहां पर जो है पूरे क्षेत्र का प्रशासन पर नियंत्रण किसके पास में, राज्यपाल के पास में आ जाएगा। उस शेड्यूल एरिया वाले क्षेत्र का जो ट्राइबल जो एरिया क्षेत्र है छठी अनुसूची के अंदर, उसका प्रशासन किसके पास में, 6 माह के लिए
6 माह के लिए राज्यपाल के द्वारा। अब 6 माह के राज्यपाल तो खुद अकेले जाके शासन नहीं करेगा, तो राज्यपाल किसी व्यक्ति को चुन सकता है, किसी व्यक्ति को जो है कोई 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 प्राधिकारी को जो है वहां नियुक्त कर सकता है उस 6 महीने के लिए वहां पर शासन करने के लिए। तो स्वाभाविक है वहां अब शासन करेंगे तो उसी बीच उनका फिर से पुनर्गठन किया जाता है जिला परिषद का और प्रादेशिक परिषद का, इस प्रकार से। तो छठी अनुसूची में जो है जो शासन की पूरी प्रशासन की जो व्यवस्था है वो इस प्रकार की प्रशासन की व्यवस्था है। उसमें कुल मिलाकर 9 डिस्ट्रिक्ट है, और 9 डिस्ट्रिक्ट मतलब जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है 4 राज्यों में, इस पूरे क्षेत्र की प्रशासन की व्यवस्था वो इस प्रकार की है। मुख्य परीक्षा में अगर पूछे, अगर 2 नंबर 4 नंबर के भी पूछे, ये भी 6 नंबर के फिर 8 नंबर के, इस प्रकार से, तो उनको इस तरह से भी समझाया जा सकता है। अब प्रश्न अगर मान लो मुख्य परीक्षा में पूछते हैं, मुख्य परीक्षा में जैसे प्रश्न पूछा, अब इसमें प्रारंभिक परीक्षा की प्रश्न भी बहुत आसानी से जवाब दिया जा सकता है। इस भौगोलिक क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की संवैधानिक अधिकार दिया है, तो यहां पर किसको दिया गया है? बहुत आसान है ये। वैसे जो है ये भी 2 स्टेटमेंट अलग अलग है, इसमें बहुत आसानी से भी इनको आइडेंटिफाई किया सकता है। अब यहाँ पर जैसे अनुसूचित क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, तो अनुसूचित क्षेत्र मतलब वो क्षेत्र जिनको भारत के राष्ट्रपति ने जो है शेड्यूल्ड एरिया घोषित कर रखा है संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके। छठी अनुसूची के प्रशासन किस प्रकार से किया जाता है, उसमें कुछ बेसिक बातों को बता दीजिए। 60 नंबर का है, 7 लाइन लिखनी है, आसानी से लिखा जा सकता है ये। वैसे जो है जनजातीय सलाहकार परिषद की संरचना बता चुका हूं मैं, कुल 20 मेंबर होते हैं इसमें, और 20 मेंबर में उसमें 3/4 जो है वो विधानसभा के जनजातीय सदस्य होते हैं, प्रतिनिधि उनके। ये दायित्व उनके कल्याण और विकास, जनजातियों के कल्याण और विकास में 5वीं और 6वीं अनुसूची की भूमिका, उनका परीक्षण करें, मूल्यांकन करना है। ये मूल्यांकन करने का मतलब उनको स्पेशल ट्रीटमेंट तो है, मगर इन सबके बावजूद जो है अभी जनजातियों के कल्याण और विकास के लिए बहुत और अधिक करने की आवश्यकता है। इस बात को हमें रेखांकित करना होगा। ये जो है मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से इन सब बातों को ऐसा देखा जा सकता है। तो ये तो जो है शेड्यूल्ड एरिया का हो गया और ट्राइबल एरिया का हो गया, ठीक है, 5वीं और 6ठी अनुसूची में। तो इसमें काफी सारी चीजें हैं जिनका जवाब बहुत आसानी से अब मिल जाएगा। ये ऐसे ही जो है बाकी और जो लेक्चर होंगे इसमें, और भी जो अलग अलग विषय की भी है, तो उस पर भी और आने वाले समय में लेक्चर लगातार हम करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।